मेरी मासूर बेटी पैदा हुई तो शोहर परेशान हो गया। शोहर के दोस्त ने कहा, तुम अपनी बीवी को तलाक देकर मेरी बहन से शादी कर लो और इस लंगड़ी औलाद से जान छुड़वा लो। शोहर ने मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर जाने लगी, लेकिन जैसे ही मैं अपनी मासूर बेटी को उठाकर बाहर निकली तो शोहर की दूसरी बीवी ने मुस्कुराकर मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हम माँ बेटी की किस्मत भी बड़ी अजीब थी। जब मैं 2 साल की थी तब अब्बा ने अम्मा को तलाक देकर घर से निकाल दिया। माँ मुझे लेकर भाइयों के घर आ गई। नानी फोत हो चुकी थी, इसलिए अब माँ और मुझे भाभीियों के रहमो करम पर जीना था। वो अम्मा को तलाक याफ्ता होने का ताना देती। मेरे ददियाल में से मेरी ताई माँ के अलावा हमारा किसी के साथ राब्ता नहीं था। यहाँ तक कि कभी मेरे बाप ने मेरा हाल तक न पूछा था। तलाक तो उन्होंने माँ को दी थी, मेरा तो कोई कसूर न था। मैं तो उनकी बेटी थी। बस मेरी ताई माँ अक्सर मुझे मिलने आ जाती थी। ताई अम्मा की मेरी माँ से बहुत बनती थी। उन्होंने कभी भी अम्मा को एक बहन से कम दर्जा नहीं दिया था। ताई अम्मा के 2 बेटे थे। शादी के इतने साल बाद भी उनकी बेटी की ख्वाहिश अधूरी ही रही। वो अक्सर मुझसे प्यार करते हुए कहती कि अल्लाह मुझे भी तुम्हारे जैसी बेटी दे। तो अम्मा अक्सर कहा करती, भाभी अल्लाह बेटियां तो दे, मगर किसी बेटी की किस्मत मेरी बेटी जैसी ना हो जिसे उसका बाप देखना भी गवारा नहीं करता। जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक दफा भी उस इंसान ने अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा। अम्मा बेबसी से आंसू बहाने लगी। भाभी मैं क्या करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ इसे? मैं तो खुद अपने भाइयों और भाभीियों पर बोझ बनी हुई हूँ, और फिर मेरे भाई मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई रिश्ता मिल गया वो तभी मेरा निकाह कर देंगे। मैं तो ये सोच सोच कर हलकान हो रही हूँ कि मेरे बाद सोनिया का क्या होगा, कौन रखेगा इसे? मेरी भाभीियों को तो पहले ही हम दोनों से बैर है। ताई अम्मा अम्मा को दिलासे देते हुए बोली, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। मैं तो खुद चाह रही थी कि इस बारे में तुमसे बात करूं। ये तो तुम भी जानती हो कि मुझे बेटी की शदीद ख्वाहिश है। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं सिवाय बेटी के। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं सोनिया को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर अम्मा की तो जैसे आधी परेशानी खत्म हो गई। अम्मा बोली, भाभी आने वाले वक्त में न जाने हालात कैसे हों, और फिर किसी की औलाद को कोई थोड़ी पालता है। आजकल तो सका बाप अपनी बेटी से गाफिल हो चुका है। अगर आप सोनिया को अपने साथ ले जाएंगी तो मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। ताई अम्मा मेरी अम्मा को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र न करो, मैं सोनिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। जमाने की सर्द गर्म हवाओं से एक माँ की तरह बचा कर रखूंगी। आखिर को ये मेरी भी तो बेटी है। यूं ताई अम्मा मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली, सोनिया क्या तुम मेरे साथ लाहौर चलोगी? मैं मासूमियत से अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, ताई अम्मा क्या अम्मा भी मेरे साथ चलेंगी? तो ताई अम्मा खामोश हो गई। अम्मा मेरे पास बैठते हुए बोली, नहीं सोनिया, तुम कुछ दिन अपनी ताई के साथ रहोगी। वहाँ घूमना फिरना, तुम्हारी ताई तुम्हें खूब ऐश करवाएगी, और फिर वहाँ तुम्हारे ताया भी तो होंगे। मैं बोली, नहीं अम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ताई अम्मा मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए बोली, सोनिया मैं हूं ना, बस तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें खूब अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दूंगी, और फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, जबकि तुम्हारी मुमानियों को तुम एक आंख नहीं भाती। तुम्हारी अम्मा का यहाँ पर रहना मजबूरी है। यूं ताई अम्मा मेरी मर्जी के बगैर मुझे अपने साथ लाहौर ले आई। मैं पल पल अम्मा की जुदाई में तड़पती रही। इसमें कोई शक नहीं था, ताई अम्मा मुझे बिल्कुल अम्मा जैसा प्यार देती, लेकिन फिर भी मुझे अम्मा की बहुत याद आती। एक तरफ ताई अम्मा तो मुझे बहुत प्यार देती, लेकिन दूसरी तरफ ताया अब्बू मुझे देखना भी गवारा नहीं करते थे। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि ताई अम्मा मुझे अपने साथ ले आई हैं, तो वो ताई अम्मा पर चिल्लाने लगे, इसे क्यों यहाँ लेकर आई हो? तुम अच्छी तरह जानती हो इसकी माँ ने मेरे भाई के साथ क्या किया है। ताई अम्मा बोली, ताहिर साहब बस करें, ये तो आप भी खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आपका भाई तो पहले दिन से किसी और को पसंद करता था, और उसी की वजह से उसने सोनिया की माँ को जलील करके अपने घर से निकाला। उसे तो ये तक ख्याल न आया कि उसकी औलाद उसकी बेटी भी है। मैं उसे यहाँ अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ, और अब ये यहीं रहेगी, क्योंकि ये घर मेरी मलकियत है। तो मेरा दिल जिसे चाहेगा मैं उसे रखूंगी,
اور جسے چاہے گا اس گھر سے نکال دوں گی۔ میں تائی امی اور تایا کی ساری باتیں سن چکی تھی اور وہ باتیں سننے کے بعد جب بھی تایا کا مجھ سے آمنا سامنا ہوتا تو میں خوف کے مارے کانپنے لگتی۔ تایا نے کبھی بھی مجھ سے بھتیجیوں جیسی محبت اور شفقت نہ کی، بلکہ وہ تو مجھے نفرت آمیز نظروں سے دیکھا کرتے۔ چونکہ تائی اماں کا اپنا بزنس تھا اس لیے وہ اپنے شوہر کی محتاج نہیں تھی۔ انہوں نے بہت اچھے اسکول میں میرا ایڈمیشن کرایا جہاں پر ان کے خود کے بیٹے جاتے تھے۔ وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کو بہت اہمیت دیتی۔ اسکول سے آنے کے بعد میں سارے دن اپنے کمرے میں بند رہتی، کیونکہ جب کبھی میں نے تائی اماں کے بیٹوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیشہ مجھے دھتکار دیا۔ اس ناسمجھی کی عمر میں بھی میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ سب تایا کا کیا دھرا ہے۔ وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں اس گھر میں رہوں۔ ایک دن تائی اماں گھر سے باہر گئی ہوئی تھی تو میری اماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ تایا نے انہیں عزت دینے کی بجائے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس دن میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بے تحاشا روئی، کیونکہ نہ تو مجھے ماں کی ممتا میسر تھی اور نہ ہی باپ کی شفقت۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں دنیا کی ہر شے سے محروم ہوں۔ ان سب کے درمیان میں اپنا قصور تلاش کرتی تھی کہ آخر میرا قصور کیا ہے جو مجھے یہ سب سہنا پڑ رہا ہے۔ دنیا میں میرے پاس ایک واحد رشتہ ماں کا ہی تھا، اس نے بھی مجھے خود سے دور کر دیا۔ تایا نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اگر یہ بات میں نے اپنی تائی اماں کو بتائی کہ تمہاری ماں یہاں آئی تھی تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گا اور پھر کبھی بھی تمہیں تمہاری ماں کی شکل تک نہیں دیکھنے دوں گا۔ میں اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، اندر سے دروازہ لاک کیا۔ میرے اندر جو آنسو کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا وہ سارے آنسو اس دن میں بہا دینا چاہتی تھی۔ جب تائی اماں گھر آئیں تو رو رو کر میری آنکھیں سرخ اور سوج چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پریشانی سے بولی، سونیا کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت روئی ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ بیٹا رو مت، مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ اگر کسی نے تم سے کچھ کہا ہے تو میں ابھی اس سے پوچھوں گی۔ میں بولی، نہیں تائی اماں، بس ویسے ہی اماں کی یاد آ رہی تھی۔ تائی اماں پیار اور شفقت سے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، میری بچی اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ جس دن تمہیں اسکول سے چھٹی ہوگی اس دن تمہاری اماں سے ملنے کے لیے چلیں گے۔ اب رونا بند کرو اور اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ۔ جیسے ہی میں منہ ہاتھ دھو کر باہر ٹی وی لاؤنج میں آئی تو وہاں پر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں واپس کمرے میں جانے کے لیے مڑی، تائی اماں بولی، سونیا یہاں میرے پاس آؤ۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی تائی اماں کے پاس گئی۔ تائی اماں ان مہمان عورتوں سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ میرے دیور شکیل کی بیٹی بیچاری بہت معصوم ہے، مجھے تو ترس آتا ہے اس پہ۔ اپنے ننیال میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ بھابھیوں کو کہاں برداشت ہوتا ہے کہ نندے واپس آ کر بیٹھ جائیں، اس لیے میں اسے یہاں اپنے پاس لے آئی ہوں۔ اب یہ یہیں رہے گی۔ کچھ مجھے بھی بیٹی کی شدید خواہش تھی تو میری وہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس دن جیسے مجھے خود سے نفرت ہونے لگی کہ تائی اماں نے مجھے ترس کھا کر یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اب میں رویوں اور لہجوں کو سمجھنے لگی تھی، کیونکہ اب میں وہ معصوم سونیا نہیں تھی جسے کوئی بھی کچھ کہہ جاتا تو وہ بس آنسو بہانے لگ جایا کرتی۔ مجھ میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں لوگوں کی کڑوی باتوں کو بخوبی سمجھ کر انہیں برداشت کرتی، اور اگر کبھی میری برداشت جواب دے دیتی تو میں بھوکے رہ کر خود کو اذیت دیتی۔ تائی اماں میری لاکھ ترلے منتیں کرتی مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ماموں لوگوں نے اماں کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میں اماں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ کئی سالوں بعد ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو ملتی، مگر جیسے ہی اس شوہر سے اماں کو بچے ہوئے اماں نے تو جیسے مجھے بھلا ہی دیا۔ میں ترستی تھی، تڑپتی تھی ممتا کی محبت کے لیے۔ بے شک میں تائی اماں کو بھی عزیز تھی، مگر ایک فرق جو اپنے اور بیگانے میں ہوتا ہے وہ بھی وہ فرق نہ مٹا سکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کو اہمیت دینے لگی۔ ہر کام میں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی اور میں ایک انجانے انسان کی طرح کونے میں لگی کھڑی یہ سب منظر دیکھتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا کہ اگر آج میرے اماں ابا بھی ساتھ ہوتے تو میں یوں لاوارثوں کی طرح زندگی نہ گزارتی۔ ایک دفعہ تائی اماں اور ان کی پوری فیملی شادی میں شرکت کے لیے گئیں، لیکن تایا ابو نے تائی اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ سونیا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، وہاں لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے اور میں نہیں چاہتا کہ ہمیں کسی بھی قسم کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں جانتی تھی
थी कि अगर ताई अम्मा चाहती तो ताया अब्बू को मना सकती थी, मगर वो तो शायद खुद भी यही चाहती थी कि मैं उनके साथ ना जाऊं, या फिर उनके बारे में मेरी गलत फहमी थी। ताया अब्बू के अल्फाज तो मैं पहले ही सुन चुकी थी। जब ताई अम्मा मुझे कहने के लिए कमरे में आई तो मैं ताई अम्मा पर चिल्लाने लगी, अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जाएं आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, मेरा क्या है? अगर आज मेरे माँ बाप मेरे साथ होते तो मुझे आप लोगों को इस तरह की बातें न सहना पड़ती। अम्मा खामोशी से उल्टे पांव पलट गई। शादी से आकर अचानक ताई अम्मा की तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो जवानी से ही शुगर की मरीज थी। उन्हें शुगर का अटैक हुआ जो कि टांगों पर असर अंदाज हुआ। उनके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। ताई अम्मा की तबीयत खराब होने के बावजूद न मैं उनसे मिलती न उनके कमरे में जाती। ताई अम्मा मुझे कई दफा अपने पास बुलाती, मगर मुझे तो जैसे उनसे नफरत सी हो गई थी जब से वो मुझे तन्हा छोड़कर शादी पर गए। बस मुझे इस बात का गुस्सा था जो मुझे ताई अम्मा के नजदीक न जाने देता। मैट्रिक के बाद चूंकि ताई अम्मा बीमार रहने लगी थी, इसी वजह से ताया अब्बू ने मुझे कॉलेज में एडमिशन न लेने दिया कि मुलाजमा के साथ मिलकर घर के कामकाज देखा करो। मैंने भी खामोशी से पढ़ाई को खैराबाद कह दिया, क्योंकि शुरू से ही मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन सुबह के टाइम में किचन में मुलाजमा के साथ नाश्ता बना रही थी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुलाजमा काम छोड़कर जाने लगी तो मैं उसे बोली, रुको, तुम नाश्ता बनाओ, मैं देखती हूँ कौन है। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने फटे पुराने और गंदे कपड़ों में मलबूस उढेर उम्र खातून खड़ी थी। वो मुझसे खाने का सवाल करने लगी कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। मैं उससे तल्ख लहजे में बोली, तुम लोगों को तो और कोई काम ही नहीं, सुबह सुबह ही मुंह उठाकर आ जाते हो। नहीं है खाना, जाओ यहाँ से। फकीरनी बोली, बीबी जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो। मैं बोली, मेरे सामने ये ड्रामे ना किया करो। वो बोली, बीबी जी, खुदा का दिया हुआ आपके पास इतना कुछ है, अपने घर वालों का सदका समझ कर दे दो। मैं उसे धक्का देकर बोली, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। वो जाकर दूर गिरी। बीबी जी, खुदा के कहर से डरो, हम गरीबों के साथ ऐसा सलूक करके तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मैंने गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया। सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं, इन्हें जैसे और तो कोई काम ही नहीं। मुलाजमा मुझे गुस्से में देखकर बोली, बाजी क्या हुआ, कौन था जो अब इतना गुस्से में है? मैं बोली, तुम्हें इससे मतलब, तुम अपने काम से काम रखा करो। ये जितनी तुम जासूसियां करती हो, उतना अगर काम की तरफ ध्यान दो तो काम जल्दी खत्म हो जाए। तुम्हारे इन हड हरामियों की वजह से मुझे भी सारा दिन तुम्हारे साथ जलील होना पड़ता है। मैं ताई अम्मा का नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो वो बोली, क्यों उलझ रही थी तुम मुलाजमा से? मैं उकताकर बोली, ताई अम्मा, उलझू नहीं तो और क्या करूं, हर छोटी से छोटी बात मुझसे बिला वजह पूछती रहती है। दोनों ने मिलकर सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अच्छा, आप ये सब छोड़ें, उठे और नाश्ता करें, फिर आपको मेडिसिन भी देनी है। अगर कहीं मुझसे कमी पेशी हो गई तो आप जानती हैं, ताई अब्बू मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताई अम्मा मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, नहीं सोनिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ताई अम्मा, जो कुछ मैं देखती हूँ वो ही समझती हूँ। अब इतनी बच्ची भी तो नहीं रही कि रवैयों को ना समझूं, इसलिए आप नाश्ता करें और ताई अब्बू के मेरे साथ रवैये पर पर्दे मत डालें, जिनसे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। ताई अम्मा बोली, सोनिया, तुम अपनी ताया की बातों को क्यों बुरा मनाती हो? वो तो हैं ही ऐसे। अब्बा और ताया अब्बू के दरमियान जायदाद की वजह से तनाज़ा चल रहा था। एक दिन वो हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ताया अब्बू और ताई अम्मा हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में अब्बा घर आए। मुझे वहाँ देखकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात कि मुझे ताई अम्मा अपने घर ले आई हैं। अब्बा ला इल्म थे, जो कि मैं उस वक्त 7 साल की थी जब माँ और अब्बा में अलैदगी हुई, तो मैं अब्बा को अच्छी से जानती थी। मैं उन्हें अचानक देखकर सहम गई और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अब्बा दरवाजा खटखटाते रहे, सोनिया दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मगर मैंने दरवाजा न खोला तो वो वापस पलट गए। जब ताई अम्मा आई, उन्होंने आते ही मुझे आवाज दी। उनकी आवाज सुनते ही मैंने दरवाजा खोला और ताई अम्मा से लिपट गई। वो चेहरे से मेरे बाल हटाते हुए बोली, सोनिया क्या हुआ, तुम क्यों इस कदर घबराई हुई हो? मैं उंगली के इशारे से बोली, अब्बा यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे देख लिया है, अब वो यहाँ मुझे नहीं रहने देंगे। वो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली,
कोई तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा और किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि वो तुम्हें हाथ भी लगाए। अब इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे कि अब्बा ने ताई अम्मा के घर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब्बा ताया अब्बू से बोले, एक तो मेरी जायदाद हड़प कर ली, दूसरा मेरी बेटी को इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। अब मैं एक पल भी अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। ताया अब्बू बोले, हाँ हाँ ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि वो यहाँ पर रहे। ये तो मेरी बीवी की नेक दिली थी कि वो यहाँ तुम्हारी बेटी को लेकर आई, उसकी परवरिश की, वरना न जाने ये दोनों माँ बेटी कहाँ धक्के खा रही होती। अब्बा मुझे मेरे बाजू से पकड़कर बोले, चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली, छोड़े मुझे, मैं ताई अम्मा के पास ही रहूंगी, नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? आज मुझ पर हक जताने के लिए यहाँ आ गए। अब्बा मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ताई ने अब्बा की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनने वाले थे। अम्मा की तरह ताई अम्मा भी मेरी जुदाई में तड़पती रही, मगर मेरे अब्बा ने कभी मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मेरी सुतेली माँ के कहने पर अब्बा ने जल्दी मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी। मेरा शोहर मुल्क से बाहर सेटल था, उसका आगे पीछे कोई नहीं था। शादी से कुछ महीने बाद ही मेरा शोहर वापस इटली चला गया। मैं उस घर में अपनी एक मुलाजमा के साथ रहती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मुझे अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मैं ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही थी। मैं अपने पुराने सब रिश्तों को भुला चुकी थी। न मैंने पलटकर कभी अपनी अम्मा की खबर ली, न ही ताया अब्बू के घर का रुख किया, क्योंकि इन सब रिश्तों ने ही तो मुझे गहरे घाव दिए थे। कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए राजी नहीं था। मैं इन सबको भुलाकर अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा शोहर था। चूंकि मेरे शोहर इटली में सेटल थे, इसलिए वो हर 2 माह बाद आ जाया करते। उन्होंने कई दफा मुझे अपने पास बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी। इस दफा जब मेरे शोहर आए तो मैंने खाने में काफी एहतमाम किया। मैंने हर वो डिश बनाई जो उन्हें पसंद थी। फ्लाइट की ताखीर की वजह से मेरे शोहर लेट घर पहुंचे। मैं खुश थी, क्योंकि मैं तन्हा रहकर उकता चुकी थी। खाने से फारिग होकर मैंने मुलाजमा को बर्तन समेटने का कहा कि बर्तन समेटने के बाद तुम घर चली जाना, क्योंकि जब मेरे शोहर घर आ जाते थे तो तब मैं उसे छुट्टी दे दिया करती थी। वो सिर्फ काम के वक्त आती और काम करके वापस चली जाती। बर्तन धोने के बाद मुलाजमा मुझे बोली, बाजी बहुत सा खाना बच गया है, इसका क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? तो मैं बोली, ये खाना तुम्हारे बच्चे खाएंगे, उन्होंने कभी ऐसा खाना खाया भी है? तुम ऐसे करो, ये सारा खाना बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दो। मेरे ऐसे कहने पर मुलाजमा मायूसी से वापस किचन में पलटी। मैं बोली, अच्छा शमीम, जाते हुए ध्यान से दरवाजा बंद कर जाना और देखो सुबह टाइम पर आ जाना, मैं ताखीर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बोली, जी बाजी, आप फिक्र न करें, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। सुबह अभी मेरी आंख भी नहीं खुली थी, दरवाजे की बेल बजी। मैं आंखों को मलते हुए घड़ी पर टाइम देखने लगी तो सुबह के 7 बज चुके थे। ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैंने चप्पल पहनकर दरवाजा खोला तो सामने वो खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने सलाम किया, लेकिन मैंने उसके सलाम का कोई जवाब ना दिया। मैं बोली, अच्छा शमीम, तुम ऐसा करो, पहले पूरे घर की सफाई कर लो, क्योंकि अभी साहब सो रहे हैं। जैसे ही वो उठेंगे तो नाश्ता तैयार कर देना। मैं उस पर एक सरसरी सी नजर डालते हुए बोली, और ये क्या तुम इस हुलिये में उठकर आ जाती हो? कम से कम साफ सुथरे कपड़े तो पहन लिया करो, घिन आती है मुझे तुमसे। अच्छा, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से सफाई शुरू करो। जी बाजी कहकर वो सफाई करने के लिए चली गई। कामकाज से फारिग होकर शमीम ने घर जाने के लिए मुझसे इजाजत मांगी तो मैं बोली, किचन का सारा काम खत्म हो गया। जी बाजी, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और अच्छे से पूरे किचन की सफाई भी कर दी है। मैं बोली, अच्छा, जो रात का खाना बचा था वो जाते हुए घर ले जाना। ये सुनते ही शमीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोलकर वो खाना निकाला तो खाना खराब होने की वजह से उससे बदबू उठ रही थी। शमीम बोली, बाजी, ये तो खराब है। मैं अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, ओह, मुझे तो रात याद ही नहीं रहा, लाइट चली गई थी तो फ्रिज बंद रही। खैर, अब इतना भी खराब नहीं, खाने के काबिल तो है ही, तुम इसे ले जाओ। शमीम ने वो सारा खाना बेचारगी से शापर में डाला और ले गई। शाम को खाना बनाने के लिए शमीम ना आई तो मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ा। मुझे शमीम पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। अगर छुट्टी ही करनी थी तो कम से कम मुझे बता तो देती। मैंने अपने शोहर को बाहर खाना खाने के लिए कहा तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें बाहर का खाना सख्त नापसंद था।
तो मजबूरन मुझे ही इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ा। मैं गुस्से से बड़बड़ाई, एक दफा आ जाए ये शमीम की बच्ची, इसकी तो खूब क्लास लूंगी। जब दिल चाहा महारानी छुट्टी करके बैठ जाती है। आखिर तनख्वाह किस बात की देती हूँ मैं इसे, जब काम ही मैंने खुद करने हैं। अगले दिन जब शमीम आई तो रो रो कर उसका बुरा हाल था। मुझे देखते ही बोली, बाजी मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं गुस्से से बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैंड डालकर रो रही हो। वो बोली, बाजी आप तो जानती हैं मेरे घर वाला नशा करता है, मेरे पास जो भी रुपया ढैला होता है वो सब नशे में उड़ा देता है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे थे, जो खाना आपने दिया वो मैंने फेंका नहीं था, बल्कि मैं घर ले गई। मैंने सोचा भूखे रहने से बेहतर है वो ये खाना खा ले। मैंने बच्चों को आपका दिया हुआ खाना दिया। आधी रात के वक्त अचानक मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। बाजी वो अभी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, बाजी आपको खुदा का वास्ता है मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे दे दे, आप चाहें तो मेरी तनख्वाह से काट लेना, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मैं हकारत से बोली, देखो शमीम, यहाँ पैसे दरख्तों पर नहीं लगते, मैं पहले ही तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा दे चुकी हूँ। शमीम की आवाज सुनकर मेरे शोहर भी बाहर आ गए। वो बोले, सोनिया ये कैसा शोर है, क्या बात है। मैं बोली, देखे ना हाशिर, एक तो मैंने इस औरत को उसके बच्चों के लिए खाना दिया, ऊपर से ये कह रही है कि उस खाने की वजह से उसका बेटा बीमार हो गया और वो अस्पताल में है, इससे पैसे चाहिए, जबकि मैं इससे पहले इसकी तनख्वाह से ज्यादा दे चुकी हूँ। ऐसे लोगों के इनकी औकात में रखना चाहिए, वरना सर चढ़कर बोलते हैं। मेरे शोहर ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर शमीम को दिए। वो पैसे लेते ही वहाँ से चली गई। मैं अपने शोहर को बोलने लगी, आपने बिला वजह ही उसे पैसे दिए, न जाने ये भी सच है कि झूठ बोल रही थी वो। मुझे तो वैसे भी ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, ऐसे ही हजारों बातें बनाकर हम जैसे लोगों को लूट लेते हैं। मेरे शोहर बोले, सोनिया हो सकता है इसका बेटा हॉस्पिटल में हो, अगर इस तरह से किसी की मदद हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इधर आओ, तुम मेरे साथ बिला वजह क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो। मैं अपनी कनपट्टी पर हाथ रखते हुए बोली, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इस शमीम ने, दिल तो करता है इसे नौकरी से निकाल दूं। मेरे शोहर बोले, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इत्मीनान वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है वो तुम्हारे साथ ही तो रहती है। उस दिन मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी, कुछ भी खाने के लिए मेरा जी नहीं चाह रहा था। सुबह को मैं उठ ना पाई। हाँ हाशिर मुझे जगाते हुए बोले, सोनिया खैर तो है ना, क्या आज सारा दिन सोने का इरादा है। मैं अपनी आंखों पर बाजू रखते हुए बोली, नहीं हाशिर, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी उल्टी आ जाएगी, दिमाग चकरा रहा है। हाशिर बोले, अच्छा उठो, तैयार हो जाओ, नाश्ते के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाऊंगा। उस दिन नाश्ता भी हाशिर ने बनाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ी थी। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा। हाशिर ने मुझे सख्ती से मना किया कि तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं खाना खाते हुए बोली, हाशिर पता नहीं शमीम काम पर क्यों नहीं आ रही, अब तो उसका बेटा भी ठीक हो गया होगा, एक नंबर की कामचोर है, उसे बस बेटे का बहाना मिल गया, घर जाकर बैठ गई है। हाशिर बोले, गुस्सा क्यों कर रही हो, खुद ही आ जाएगी जब आना होगा, वैसे भी जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हाशिर के कंधे पर सर रखकर बोली, हाशिर आप बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगले दिन शमीम आई तो वो पहले की निस्बत काफी कमजोर लग रही थी। उसे देखते ही मेरा पारा हाई हो गया। मैं बोली, तुमने ये क्या तमाशा बना रखा है, जब तुम्हारा जी चाहा आ गई और जब जी चाहा छुट्टी कर ली, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। शमीम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बीबी जी मैंने आपको बताया तो था कि मेरा बेटा बीमार है, वो काफी दिन अस्पताल रहा, आज उसको मनो मट्टी तले गए हुए काफी दिन हो गए हैं, लोग आ जा रहे थे, इसी वजह से मैं नहीं आ पाई। मैं हैरत से शमीम की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे घर। तो शमीम सिसकियों के साथ रोने लगी, उसके ज़ब्त का बंधन टूट चुका था। वो बोली, बीबी जी मेरा बेटा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया,
کاش میں نے اسے آپ کا دیا ہوا کھانا نہ کھلایا ہوتا، وہ کھانا ہی میرے بیٹے کے لیے زہر بن گیا۔ کچھ دن تو وہ زندگی اور موت کے بیچ لڑتا رہا۔ جس دن صاحب نے مجھے پیسے دیے تھے اسی رات میرا بیٹا اس دنیا سے چل بسا۔ مجھے اپنے کہے گئے الفاظ پر شرمندگی ہوئی تو میں بولی شمیم تمہیں ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، تمہارے اور بچے بھی تو ہیں، تمہیں ان کے پاس رہنا چاہیے تھا۔ تو شمیم بولی نہیں بی بی جی، گھر میں میری ساس ہے نا، وہی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اگر میں گھر میں بیٹھ گئی تو میرے بچے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ شمیم کے بیٹے کی موت کا سن کر بھی میرا دل نرم نہ پڑا۔ میرا اس کے ساتھ وہی اکھڑا سا رویہ تھا، وہ بھی میرے اس رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ میرے شوہر 1 مہینے بعد واپس چلے گئے اور میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ شمیم رات کو میرے گھر ہی میرے پاس رہا کرتی تھی۔ میرے شوہر خاص کر اسے نصیحت کر کے گئے تھے کہ سونیا کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کو اپنے گھر رکھوں گی، لیکن میں کیا کرتی، میری مجبوری تھی۔ میں تنہا بھی تو نہیں رہ سکتی تھی اور نہ ہی میرے سسرال میں کوئی تھا۔ یوں ہی گزرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ آدھی رات کو میں درد سے کرا رہی تھی، تکلیف میری برداشت سے باہر تھی۔ میں شمیم کو آواز دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے میں نے سائڈ پر پڑا شیشے کا جگ نیچے گرایا۔ جگ گرنے کی آواز سے شمیم بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات کے اس پہر کیا کرے، کیونکہ آدھی رات کو ہسپتال جانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ وہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی بی بی جی ہمت سے کام لے، میں ابھی کچھ کرتی ہوں، میں اکیلی تو آپ کو ہسپتال لے کر نہیں جا سکتی، اس وقت تو صاحب کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں بولی شمیم خدا کے واسطے کچھ کرو ورنہ میں اس تکلیف سے مر جاؤں گی۔ شمیم بھاگتی ہوئی جا کر ساتھ والوں کا دروازہ پیٹنے لگی، انہیں ساری سچویشن بتائی تو وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ صبح کے وقت میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ نرس بچے کو اپنی گود میں اٹھائے میرے پاس آ کر بولی مبارک ہو، آپ نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ لیکن نرس کے کہنے پر میں گھبرا گئی، میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ میں بولی لیکن کیا میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ نرس افسردہ ہو کر بولی مجھے یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا پیدائشی طور پر معذور ہے۔ مجھے تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بے یقینی سے بولی نرس ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہر ماہ الٹرا ساؤنڈ کرواتی رہی ہوں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے پتہ لگ جاتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نرس بولی اس میں غلط فہمی والی تو کوئی بات ہی نہیں، ہم نے آپ کے بیٹے کا اچھے سے معائنہ کیا ہے، مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے بولا تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بیٹا ہونے کی خوشی مناؤں یا اس کے معذور ہونے کا دکھ۔ میں نے اپنے شوہر کو فون پر بیٹے کی پیدائش کے بارے میں بتایا تو وہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسی ہفتے پاکستان آ گئے، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا پیدائشی معذور ہے تو ان کی خوشی غمی میں بدل گئی۔ انہوں نے شہر اور شہر سے باہر کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑا جس سے اپنے بیٹے کا علاج نہ کروایا ہو، مگر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 مہینے بعد میرا بیٹا ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں بہت چڑچڑی سی ہو گئی، ہر وقت بیزار رہتی، کسی سے بھی بات کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا، خود کو ہر وقت کمرے میں بند رکھتی، کسی بھی پل میرے بیٹے کی صورت میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی، میں ہر وقت اسے یاد کر کے روتی رہتی۔ میرے شوہر کہتے سونیا اگر ایسا ہی رہا تو میں تمہیں چھوڑ کر واپس کیسے جاؤں گا، مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میں بولی آپ فکر نہ کریں، زخم ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھر جائے گا۔ میرے شوہر بولے سونیا میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ یہیں پر کوئی چھوٹا سا موٹا بزنس کر لوں۔ میں بولی جیسے آپ کو بہتر لگے، میرے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جائیں۔ میرے شوہر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے، لیکن انہوں نے یہاں پر ہی اپنا بزنس شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بزنس نے کافی ترقی کر لی۔ اللہ نے پھر مجھے اولاد جیسی خوشی دی اور میں پھر امید سے ہو گئی۔ حاشر میرا بہت خیال رکھتے، ہر وقت شمیم کو ہدایات دیتے رہتے، شمیم بھی میری خوب خدمت کرتی، وہ سائے کی طرح ہر وقت میرے ساتھ رہتی۔ ایک دن صبح ہی حاشر مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکلے کہ میں رات دیر سے آؤں گا تو تم شمیم کو اپنے پاس ہی رکھنا۔ رات کا کھانا بنانے کے بعد شمیم بولی بی بی جی میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں بچوں کو کھانا کھلاؤں۔
बस कुछ देर की ही बात है, मैं अभी आ जाऊंगी। मैं बोली अच्छा जाओ, मगर जल्द वापिस आ जाना। शमीम हाँ में सर हिलाते हुए चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मुझे प्यास लगने लगी। मेरा हलक खुश्क हो चुका था। मैंने पास पड़े जग में पानी देखा तो उसमें भी पानी खत्म था। मैं सोचने लगी अब तो किचन में ही जाना पड़ेगा। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ गई तो मैंने जो मंजर देखा वो देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। न जाने कब से मेरे घर में ये हो रहा था और मैं उससे लाइल्म थी। मैं चिल्लाकर बोली शमीम ये तुम क्या कर रही हो। शमीम के हाथ वहीं पर रुक गए। उसे मेरे आने की खबर तक न हुई थी, इसलिए वो अपने काम में लगी रही। मेरी आवाज सुनकर और मुझे देखकर वो बुखला गई। वो बोली बीबी जी मुझे माफ कर दे, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे छुप कर थोड़ा सा खाना ले जाऊं जिससे उनके पेट की आग बुझ सके। मैं बोली शमीम वो तुम्हारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं। न जाने तुम कब से छुप छुपा कर यहाँ से ऐसे ही खाने ले जाती रही हो। शमीम बोली बीबी जी कसम ले लें, आज से पहले कभी भी मैंने ऐसी हरकत नहीं की थी। मुझसे अपने बच्चों की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। बहुत मजबूर होकर मैंने ये इंतहाई कदम उठाया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैंने आपसे खाने का सवाल किया तो आप मुझे कभी भी खाना ले जाने नहीं देंगी। मैं बोली अच्छा तो क्या तुम इस घर की मालकिन हो कि जिस चीज को तुम्हारा दिल करेगा तुम उठाकर चलती बनोगी। आने दो तुम्हारे साहब को, उनसे बात करके तुम्हें आज ही इस नौकरी से बेदखल करती हूँ। शमीम मेरे पाँव पड़ गई। बीबी जी ऐसा मत करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये नौकरी भी मुझसे छिन गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, वो तो भूख से मर जाएंगे। वो शॉपर से खाना बर्तन में अंडेलते हुए बोली ये रहा आपका खाना। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी आपसे पूछे बगैर मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं बोली उठो ये खाना लो और निकलो यहाँ से, मैं मजीद बहस के मूड में नहीं हूँ। सुबह को आ जाना, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब बनता है वो देकर मैं तुम्हें फारिग कर दूंगी। मेरी तरफ से फिर जहाँ मर्जी नौकरी करना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुलाजमा जो पीठ पीछे मेरे घर से ही चीजें चुराए। आप जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। शमीम मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए मिन्नतें करती रही कि मुझे इस नौकरी से ना निकालें, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करें, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अगले दिन मैंने अपने शोहर को शमीम की हरकत के बारे में बताया तो वो बोले सोनिया तुम इस बात को दरगुजर क्यों नहीं कर देती, उसने भी बहुत मजबूर होकर ये कदम उठाया होगा। मैं बोली हाशिर मुझे कुछ नहीं सुना, बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब इसे इस घर में नहीं रखूंगी। आज वो आएगी तो आप उसका हिसाब किताब देकर उसे यहाँ से चलता करना, और खबरदार अगर आपने जरा भी उससे हमदर्दी की। मैंने शमीम को इस घर से निकालने के बाद एक नई मुलाजमा रखी जो शमीम के मुकाबले में काफी सुस्त थी। हर काम मुझे कहकर करवाना पड़ता। मेरे कहने के बावजूद भी वो हर काम में अपनी मर्जी चलाती और कोई काम ढंग से न करती। गुजरते वक्त के साथ मैंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने दाएं बाएं देखने लगी, मगर मेरे पास कोई भी नहीं था। मैंने आवाज देकर नर्स को बुलाया, नर्स मेरा बच्चा कहाँ है। नर्स खामोश रही। मैं चिल्लाई, मैंने पूछा है मेरा बच्चा कहाँ है, तो वो नर्स बोली आपका बच्चा पैदाइशी माजूर था, पैदाइश के फौरन बाद वो मर गया। मैं रोने लगी। नर्स प्लीज मुझे मेरा बच्चा दिखाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। नर्स बोली लेकिन आपका बच्चा तो आपके शोहर तदफैन के लिए लेकर गए हैं। कुछ देर के बाद मेरे शोहर आए तो वो मुझसे बेजार होते हुए बोले तुम्हारे यहाँ माजूर बच्चे ही क्यों पैदा होते हैं, क्या मैं कभी भी तंदुरुस्त औलाद की खुशी नहीं देख पाऊंगा। मैं बोली हाशिर ये मेरे बस की बात नहीं, आपको क्या लगता है कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। मैंने अपनी औलाद खोई है और एक माँ से बड़ा दुख और किसी को हो ही नहीं सकता। उस दिन के बाद से मेरे शोहर मुझसे सीधे मुंह बात तक न करते। हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे कि जैसे एक छत के नीचे दो अजनबी रहते हों। वो आधी रात को घर आते और जब मैं देर से आने की शिकायत करती तो इस बात का ताना देते किसके लिए जल्दी घर आऊं, क्या मुझे इस घर में पुकारने के लिए बच्चे हैं जो मुझे कभी कहेंगे कि बाबा जल्दी घर आया करो। मैं बोली हाशिर अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है और फिर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। हो सकता है आने वाला वक्त हमारे लिए औलाद की खुशियां लेकर आए। मैं तीसरी दफा माँ बनने वाली थी। गुजरते वक्त के साथ मुझे बहुत से वसवसे और अंदेशे गहरे हुए थे। मुझे डर था कि इस दफा भी मेरे साथ वैसा ही ना हो जैसा कि पहले हो चुका है।
मैं सजदे में रो रो कर अपने रब से दुआ करती कि मुझे सेहत वाली औलाद अता फरमा। जितना हो सकता इस्तग़फ़ार करती, बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ती ताकि आने वाला वक्त मेरे लिए अच्छा हो, मगर अनहोनी को कौन टाल सकता है। तीसरी दफा मैंने एक माजूर बच्ची को जन्म दिया जो दिमागी तौर पर भी पागल थी। जब मेरे शोहर को पता चला तो उसने उसी वक्त मुझे अपने घर से निकाल बाहर फेंका। वो पहले से ही किसी और लड़की के चक्कर में था। उसने उस लड़की से निकाह कर लिया और मुझे अपनी जिंदगी से और उस घर से निकाल दिया। मैंने अपने शोहर को बहुत वास्ते दिए कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मगर मैं नौकरानी बनकर रहूंगी, मुझे इस घर से बेदखल ना करें। मगर उस इंसान ने मेरी एक ना सुनी। उसे ना ही मुझ पर तरस आया और ना ही अपनी माजूर बेटी पर। उसने तो ये तक ना सोचा कि मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि मैं पिछले तमाम रिश्तों को खत्म कर चुकी थी। अब मैं अगर वहां जाती भी तो किस मुंह से जाती। मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए सड़क पर इर्द गिर्द के लोगों में बेपरवाह चलती ही जा रही थी, जबकि मुझे अपनी मंजिल का कोई अता पता नहीं था। मुझे मोहल्ले की अक्सर औरतों ने कहा कि तुम्हें किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी कि मैंने तो कभी किसी भी बुजुर्ग के साथ कुछ बुरा नहीं किया। चलते चलते जब मैं थक जाती तो बेटी को सीने से लगाए वहीं बैठ जाती। शाम के साए ढल चुके थे। चल चलकर मेरे पाँव में छाले पड़ चुके थे। अब मुझ में चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊं। मुझे तो कोई छत भी मुयस्सर नहीं थी। मैंने अल्लाह को या रहमान पुकारते मुआवजा मांगा और बेटी को सीने से लगाते सो गई। जब सुबह आंख खुली तो कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे ऊपर छांव किए जो औरत खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि शमीम थी। जैसे ही सूरज की मध्यम किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम से सीधी होकर बैठ गई। शमीम बोली, बीबी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं शमीम को जवाब दिए बगैर बोली, शमीम तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारा घर यहीं पर है? शमीम बोली, नहीं बीबी जी, मेरा घर यहाँ से कुछ फासले पर है। मैं यहाँ साथ वाले ही बंगले में काम करती हूँ, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे? मैं दुख भरे लहजे में बोली, शमीम शायद मुझे तुम्हारी ही आह लगी है जो मैं आज इस हाल में हूँ। मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि माजूर बच्चे पैदा करने में शायद मेरा ही कसूर है। मैं शमीम के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, शमीम मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी मुफलिसी का मजाक उड़ाया, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया और शायद ये उसी की सजा है जो मैं भुगत रही हूँ। शमीम बोली, नहीं बीबी जी, खुदा गवाह है, कभी भी मैंने आपको बद्दुआ नहीं दी, तो फिर मेरी आह कैसे लगेगी? चले आए, आपने कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं बोली, शमीम मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगी? शमीम मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, आप बेसहारा नहीं हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें और जब तक आपका जी चाहेगा आप वहाँ पर रह सकती हैं। मैं जानती हूँ मेरा घर आपके शान शान तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि 2 वक्त की रोटी आपको खिला सकती हूँ। मैं शमीम के साथ उसके घर चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरे पाँव वहीं पर साकित हो गए। ये तो वही औरत थी जो ताई अम्मा के घर सुबह सुबह खाना मांगने आई थी। मुझे देखते ही वो पहचान गई। मैं शर्मिंदगी के मारे उसके आगे नजरें नहीं उठा पा रही थी। मैं बोली, माँ जी, मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, हो सके तो खुदा की रजा के लिए मुझे माफ कर दे। मुझसे किसी ने कहा है कि मुझे किसी बुजुर्ग की बद्दुआ लगी है। पहले तो मुझे याद नहीं था कि मैंने किसी बुजुर्ग के साथ बुरा बर्ताव किया हो, लेकिन आपको देखते ही मैं समझ गई कि शायद मुझे आपकी बद्दुआ लगी है। वो शमीम की सास थी। बोली, बेटा मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अंदर से तो आह निकलती ही है, वो भी तब जब कोई आपके साथ बुरा करे। मैं क्या करती? ये बच्चे भूखे थे, इनकी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर चली गई। मैं बोली, माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके माफ कर देने से अल्लाह भी मुझे माफ कर दे, क्योंकि सबसे पहले हकूकुल इबाद के बारे में पूछा जाएगा। अगर उसकी माफी मिल गई तो हकूकुल्लाह भी माफ कर दिए जाएंगे। तो वो बोली, बेटी मैंने तुम्हें माफ किया। वो मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो। वो मुझे एक बुजुर्ग आलिम के पास लेकर गई। उस बुजुर्ग आलिम ने कुछ सूरतें पढ़ मेरी बेटी पर दम किया और आइंदा भी आने के लिए कहा। देखते ही देखते मेरी बेटी तंदुरुस्त होने लगी। अब वो हर बात को समझने लगी थी।
بالکل ایک نارمل انسان کی طرح۔ میں اپنی بیٹی کے تندرست ہونے پر بہت خوش تھی۔ ایک دن میں شمیم کی ساس سے بولی، ماں جی اب مجھے چلنا چاہیے، تو وہ بولی لیکن تم جاؤ گی کہاں؟ میں بولی ماں جی کہیں بھی چلی جاؤں گی، میں آپ لوگوں پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی، پتہ نہیں آپ لوگ اپنا گزر بسر کس طرح کر رہے ہیں۔ شمیم بولی بی بی جی آپ کو کہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس ننھی پری کو لے کر کہاں بھٹکیں گی، آپ یہیں ہمارے ساتھ رہیں، جہاں میں ان سب کا پیٹ پال رہی ہوں وہیں آپ کی قسمت کا بھی آپ کو مل جائے گا۔ ان لوگوں نے مجھے کہیں نہیں جانے دیا، میں نے اپنے گلے بازوؤں میں پہنا ہوا زیور بیچ کر گھر میں ہی ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جس میں شمیم نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اب ہمارا کاروبار وسیع ہو چکا تھا، ارد گرد کی عورتیں بھی ہمارے گھر آ کر کام کیا کرتی تھیں۔ شمیم کے بچے اور میری بیٹی اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے۔ پہلی زندگی سے مجھے یہ زندگی بہتر لگتی تھی، کیونکہ تب مجھے پیسے کا غرور تھا، حقارت تھی، جس کی سزا اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں دکھائی۔ اب جبکہ میں عاجز ہوں، اتنی مالدار نہ ہونے کے باوجود بھی مجھے خوف خدا ہے۔ مالدار انسان غریب کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ آج ان غریبوں نے ہی مجھے چھت دی، جبکہ میرے اپنوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے کاروبار میں کئی عورتیں کام کرتی ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ صبر تو نہیں کیا جیسا کہ میں شمیم کے ساتھ ہوتی تھی، کیونکہ اب مجھے میرے خدا نے اپنی قدرت دکھا دی تھی کہ انسانوں پر ظلم کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔